सबका मंगल होए रे, अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे, राग द्वेष A very good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. Okay, already we are 2 minutes late. I welcome you all on the third day of this 10-day workshop on research methodology. आपको मालूम है हमने फर्स्ट डे में इनॉग्रल सेशन था हमारा, हमने प्रोफेसर विजय लक्ष्मी चौहान मैम को सुना था और रिसर्च के बारे में एक्सप्लोरेशन हुआ था कि हाउ दिस रिसर्च वर्क्स एंड हाउ इज अप्लाई फॉर द ह्यूमन काइंड। और कल के लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ के रिसर्च के बारे में पढ़ने की कोशिश की थी कि व्हाट इज क्वालिटेटिव रिसर्च, व्हाट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च। नाउ टुडे Janvi is with us. Janvi, you are present? Yes, sir. Good afternoon. Very good afternoon, Janvi. So Janvi is with us. Janvi, I just hand over the session to you. Just take the session and just explain what is the problem hypothesis. Today you are taking problem hypothesis, no? Ji, sir, steps research process, Yes. and then variables and hypothesis. Okay. And a little bit of ethics also. Ethics I'll finish in the start only. Okay. So she will talk about research ethics and say problem hypothesis and say variables, independent variable, dependent variables, control variables, extraneous variable, intravenous variable. Lot of things are there. So love to listen. Janvi, welcome. Thank you so much, sir. Good afternoon to everyone. Let me just share my screen. All right. Screen is visible, hopefully. Yes, it is visualizing. दिख रहा है आराम से. ठीक है. Fine. चलो, so आज हम सबसे पहले तो बिफोर वी मूव ऑन टू अंडरस्टैंड द स्टेप्स इन रिसर्च हम थोड़े एथिक्स समझ जाते हैं. ओके, सो एथिक्स क्या होते हैं? एथिक्स एक तरीके से जब हम रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में देयर आर लॉट ऑफ प्रिंसिपल्स जो हमको फॉलो करने होते हैं. ओके, देयर इज अ एथिकल स्टैंडर्ड दैट वी हैव टू फॉलो. उसमें क्या क्या होता है? उसमें ऑनेस्टी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट. ओके, कि हम झूठ ना बोले, हम फॉल्सिफाई नहीं करें किसी रिपोर्ट्स में, एक्सपेरिमेंट्स में. ओके, दूसरा ऑब्जेक्टिविटी है कि हम बायस हमारा हटा है, जो मैंने कल डिस्कस भी किया था. ओके, फिर हम इंटेग्रिटी, सिंसेरिटी से करें, केयरफुल रहें, कुछ गलतियां नहीं हो हमारे, आराम से करें रिसर्च को. ठीक है, वी बी ओपन टू क्रिटिसिज्म, कि अगर कोई हमारे रिसर्च में क्रिटिकल कोई रिव्यू कर रहा है तो वी आर ओपन टू इट, वी आर ओपन टू इम्प्रूविंग इट.
फिर हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रिस्पेक्ट करें, प्लेजरिज्म ना करें, किसी और की रिसर्च है उसको हमने उठा के हमारे रिसर्च में डाल दिया, दैट इज रॉन्ग। फिर कॉन्फिडेंशियलिटी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम श्योर कि बहुत लोगों ने गूगल फॉर्म्स भरे होंगे, काफी गूगल फॉर्म्स शेयर होते हैं रिसर्च के बारे में, तो वहाँ ऊपर एक लिखा होता है दैट बाय फिलिंग दिस फॉर्म आप अपना कंसेंट दे रहे हैं, वो आपका कंसेंट मांगते हैं कि आप ये कंसेंट कर दीजिए, ठीक है, एंड हम कॉन्फिडेंशियलिटी जो भी आप शेयर करेंगे और आपके और हमारे बीच में रहेगा। हो सकता है कि वो रिसर्च के लिए यूज हो, बट इट विल रिमेन कॉन्फिडेंशियल, आपके कोई पर्सनल डिटेल्स रिलीज नहीं होंगे। नेक्स्ट, फिर पब्लिकेशन रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, जैसे पहले बोला कि वेस्टफुल नहीं होना चाहिए। पहले जो ऑलरेडी हो चुका है रिसर्च उस पर ही वापस, ऐसा नहीं कि वो ही सेम टू सेम वही रिसर्च करे, है ना। फिर होता है कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारे रिसर्च के थ्रू किसी को हार्म नहीं होना चाहिए, एंड वी शुड बी सोशली रिस्पॉन्सिबल। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉन डिस्क्रिमिनेशन में भी आ जाती है कि हमारे रिसर्च के थ्रू वी आर नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन एनी जेंडर, एनी सेक्स, एनी रेस, एथनिसिटी, ठीक है। ऐसे नहीं कि लड़कों को बेटर बताया, लड़कियों को बेटर बताया किसी चीज में, या वन रेस इज बेटर देन दी अदर, ऐसा नहीं हम बता सकते, है ना। फिर लीगल कुछ कुछ होते हैं, हर कंट्रीज में कुछ लीगल रूल्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं, तो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देन देयर इज एनिमल केयर, सो पीपल हु माइट बी इंटरेस्टेड इन बायोसाइकोलॉजी, न्यूरोसाइकोलॉजी, वहाँ पे बहुत बार लैब एक्सपेरिमेंट्स में एनिमल्स भी आते हैं, रैट्स आर अ कॉमन एनिमल दैट जो यूज होता है, तो वहां में उनका भी ध्यान रखना है कि हम उनको अननेसेसरी हार्म ना पहुंचाए। एवरी कंट्री हैज अ डिफरेंट रूल, आई बिलीव पहले जैसे फ्रॉग्स वर अलाउड टू बी यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट्स इन इंडिया, अब वो अलाउड नहीं है, बायोलॉजी लैब्स में भी फ्रॉग्स नहीं यूज किए जाते हैं, बट आई थिंक रैट्स देयर इज सम लीगल अलाउंस। फिर ह्यूमन सब्जेक्ट प्रोटेक्शन। हेलो। हेलो, हाँ मम्मी आ रही होती है। भावना, हाँ could you please mute yourself? भावना, आ रही ले तभी ले। sir, could you please mute Bhavna from your end? भावना, अजय सर, आप अपने एंड से भावना को म्यूट कर सकते हैं क्या, सिंस यू आर द होस्ट। कौन? भावना? भावना अपने आप भाटी unmute करो। सर, बेटा हाँ, एक म्यूट हो। सभी पार्टिसिपेंट्स से एक रिक्वेस्ट है ना, ना आप लेक्चर चलते समय बीच में ना तो अपना वीडियो और ऑडियो दोनों को आप म्यूट रखें, दैट विल बी मोर बेटर फॉर अस। थैंक यू, थैंक यू। शेयरिंग बंद हो गया मेरा। हेलो इट विल स्टार्ट बेटा, कोई इशू नहीं है, हो जाएगा 1 मिनट। जी, अब दिख रहा है ना स्क्रीन? यस यस। ओके, तो फिर आता है कि ह्यूमन सब्जेक्ट प्रोटेक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इन मोस्ट ऑफ आवर रिसर्च करियर्स, ठीक है। हम ह्यूमन सब्जेक्ट्स को लेंगे, उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी है, उनकी हमें कंसेंट लेना है, जितना हो सके हम उनको हार्म ना करें, हम वो करना चाहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम उनको एक तरीके से एक डमी, रिसर्च डमी बना के उन पे जो वट एवर होल्स यू वांट टू पोक, नीडल्स पोक करनी है, वो हम काम नहीं कर रहे हैं। ओके, दे आर लिविंग ह्यूमन बींग्स, ठीक है। स्पेशली साइकोलॉजी में जहाँ पे बहुत सारे मेंटल एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट एक छोटा सा टास्क मैं दे दूंगी फॉर योर होमवर्क, कि आप ना, एक एक्सपेरिमेंट होता है स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट, वो सब आज जाके उसके बारे में रीड अप करेंगे, ताकि हमें समझ में आए कि व्हाट वेंट रॉन्ग इन दिस इज अ वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एंड बहुत साइट भी हुआ था ये, फिर पता चला था कि उन्होंने बहुत एथिकल वायलेशंस किए थे, बहुत हार्म पहुंचाया था। तो आई वांट यू टू लुक एट इट, ताकि आपको पता चले कि बैड रिसर्च स्टडी क्या होती है, हार्मफुल रिसर्च स्टडी क्या होती है। ओके, now we'll come to steps in the research process. तो रिसर्च प्रोसेस में there are several steps. एक होता है प्रॉब्लम को डिफाइन करना, ठीक है। तो हम पहले ये समझते हैं रिसर्च प्रॉब्लम होती क्या है। रिसर्च प्रॉब्लम इसेंशियली एक सवाल हम उठा रहे हैं, ठीक है, एक हम सवाल उठा रहे हैं
कि हमें ये टॉपिक में इंटरेस्ट है और हमें इसमें एक बोलते ना, इस पे हमें रिसर्च करनी है, इसको हमें इन्वेस्टिगेट करना है। वो एक फाउंडेशन होता है किसी भी रिसर्च स्टडी का। अब जो एक रिसर्च प्रॉब्लम होती है ये टेस्टेबल होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि समझिए आज मैं बोलूं कि I want to research I want to do on life after death. Is there life after death? Okay. अगर मैं बोलूं, give me a moment. If I say, is there life after death? Is this a question जो हम करंट हमारे जो ह्यूमन लिमिटेशंस हैं, ठीक है, आई एम श्योर मे बी इन द फ्यूचर ये कर पाए, बट करंट जो है इस हिसाब से क्या ये सॉल्वेबल है? ये क्वेश्चन नहीं है। यू कैन नॉट, बिकॉज हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ दिस एम्पेरिकल। एम्पेरिकल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जब हम रिसर्च पढ़ते हैं। एम्पेरिकल, अब जहां आप ये मतलब मन में बिठा लीजिए कि रिसर्च शुड बी एम्पेरिकल, इट शुड बी एविडेंस बेस्ड। एम्पेरिकल मतलब एविडेंस, प्रूफ होना चाहिए। जो हम रिसर्च कर रहे हैं हम उसका प्रूफ ढूंढ पाए, हम उसको सॉल्व कर पाए, या उसे एटलीस्ट समझ पाए अच्छे से। ओके, नाउ ऑलराइट। अब रिसर्च प्रॉब्लम कैसे बनती है हम ये समझते हैं। चलो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। वी कैन से कि मुझे पढ़ना है मुझे पढ़ना है प्रोक्रेस्टिनेशन पे, ठीक है। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब क्या होता है? हम जो काम टालते हैं, 4 घंटे का काम हम 18 घंटे में करते हैं। स्टूडेंट्स करते हैं, बड़ा दिस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम करेंटली कि हम काम समय पे नहीं कर पाते। तो मुझे इस पे बहुत इंटरेस्ट है। आई वॉन्ट टू नो द प्रॉब्लम दैट आई एम स्टेटिंग इज, एक जनरल प्रॉब्लम है, व्हाई डू पीपल प्रोक्रेस्टिनेट, ये मुझे समझना है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, पहले मैं ये प्रॉब्लम को समझूंगी और फिर जो अवेलेबल लिटरेचर है इस पे ये मैं ढूंढूंगी। लिटरेचर क्या होता है पहले हम वो समझते हैं, देन आई विल इलैबोरेट व्हाट इज लिटरेचर। लिटरेचर मतलब कुछ भी जो लिखित है, जो लिखा हुआ है, जो प्रिंटेड है, पॉसिबली पब्लिश्ड है बट जरूरी नहीं, अनपब्लिश्ड भी हो सकता है, पॉसिबली पब्लिश्ड, दैट इज कॉल्ड लिटरेचर। लिटरेचर में क्या क्या आएगा? जो जो पहले प्रोक्रेस्टिनेशन पे लिखा गया है, जो जो पहले इस पे रिसर्च हो चुकी है, हम उन सब को देखेंगे, हम उन सबको सर्च करेंगे। जैसे क्या क्या उस पर रेलेवेंट स्टडीज हुई हैं, उन स्टडीज में क्या फाइंडिंग्स पाई गई, एंड सबसे मेन, एक्सक्यूज मी, क्या गैप मिला, क्या गैप था। गैप इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके थ्रू ही हम रिसर्च प्रॉब्लम बनाते हैं। क्योंकि मैंने पहले क्या बोला, जो पहले हो चुका है हमें फिर से नहीं करना है, हमें कुछ यूनिक करना है, हमें कुछ नया करना है जिससे नॉलेज बढ़े। गोल क्या होता है रिसर्च का? हमारी नॉलेज को बढ़ाना, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना हो। प्रॉब्लम कैसे? कोई गैप होगी, गैप भी हो सकती है, देयर कुड आल्सो बी डिसएग्रीमेंट, कि कोई एक्स बोल रहा है तो दूसरा वाई बोल रहा है। एक बोल रहा है कि सूरज ईस्ट से आता है, दूसरा बोल रहा है कि इट राइजेस इन द वेस्ट। तो इसको भी किसी ने जब प्रूव किया होगा तभी आज हमको पता चला है, थ्रू एविडेंस, थ्रू एम्पेरिसिज्म हमें पता चला है। तो हम गैप ढूंढेंगे लिटरेचर स्टडी करके, वो पूरे लिटरेचर को हम कंबाइन करेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या है। अब जैसे मुझे पता चला कि प्रोक्रेस्टिनेशन में पहले स्टडी हुई है कि अच्छा प्रोक्रेस्टिनेशन टाइम मैनेजमेंट, लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट या इश्यूज विद टाइम मैनेजमेंट की वजह से बहुत इसमें रिसर्च हुई है। लेकिन आपको लग रहा है कि प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ फियर ऑफ फेलियर। आपको लग रहा है ये रीजन है और ये आपका
एसेंशियली रिसर्च प्रॉब्लम बन जाएगा। तो अब हमने क्या ऑब्जेक्टिव बना दिया हमारी स्टडी का? टू एग्जामिन। ऑब्जेक्टिव हमेशा ऐसा ही होता है बाय द वे, टू एग्जामिन, टू मेजर, टू स्टडी, है ना? तो टू एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ fear of failure on procrastination। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? प्रोक्रेस्टिनेशन क्या कर रहे हैं? हमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कोई कॉज है, कोई इफेक्ट है, वो कॉज का इफेक्ट पे क्या इम्पैक्ट आता है। तो हमारा रिसर्च प्रॉब्लम क्या बन गया एसेंशियली? व्हाट, 2 मिनट, लेट मी क्लियर दिस, थोड़ा क्लियर हो जाएगा, रुको। रिसर्च प्रॉब्लम बन गया व्हाट इज द रिलेशनशिप। रिसर्च प्रॉब्लम हमेशा प्रॉब्लम क्वेश्चन के फॉर्म में होता है, इंटरोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है। रिलेशनशिप बिटवीन फियर ऑफ फेलियर एंड प्रोक्रेस्टिनेशन। तो हमने एक जनरल रिसर्च प्रॉब्लम से स्टार्ट किया था कि प्रोक्रेस्टिनेशन, व्हाई डू पीपल प्रोक्रेस्टिनेट। लिटरेचर रिव्यू करके हमें पता चला कि अरे फियर ऑफ फेलियर है जो हमको लग रहा है कि एक गैप है, तो हमने एक स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम ये बना दिया। ऑलराइट, होपफुली दिस इज अंडरस्टूड। फिर हम आते हैं, ये कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज हमने रिव्यू कर ली, हमने देखा क्या क्या प्रीवियस रिसर्च फाइंडिंग्स है। हाइपोथेसिस पे आने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, है ना? वो समझना पहले ज्यादा जरूरी है। ऑलराइट, वेरिएबल्स हम समझते हैं। तो भाई वेरिएबल्स होते हैं दो तरह के, मेन इंडिपेंडेंट होते हैं और डिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम बोलते हैं आई वी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आई वी। डिपेंडेंट को हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, एक एक्सट्रेनियस भी होता है जो हमें बाद में समझाते हैं। अब हमारी क्या स्टडी थी? प्रोक्रेस्टिनेशन ड्यू टू fear of failure, correct? 1 second. Procrastination due to fear of failure। तो यहाँ सॉरी टू डिस्टर्ब यू मैम, पर ये स्लाइड जो है ना, यहाँ पे हमें एथिक्स वाली ही शो हो रही है। एथिक्स वाली शो हो रही है? जी जी मैम, आप चेंज ही नहीं हो रही। मैंने मैसेज भी डाला, आप शायद पढ़ नहीं रहे हैं। अभी आई है एथिक, अब आई वेरिएबल्स, अब आया वेरिएबल्स। ओके, व्हाई इज दिस? 1 सेकेंड, मैं एक बार रीशेयर कर देती हूँ। तो मैंने जो भी लिख रही थी स्क्रीन पे नहीं दिख रहा था? नहीं 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 मैम, नहीं दिख। ओहो, ऐसा मतलब आई एम एक्चुअली नॉट एबल टू सी मैसेजेस। तो इस केस में अगर किसी को अनम्यूट करना है तो वो कर सकते हैं। ओके, इस केस में आप कर सकते हैं क्योंकि मैं मैसेजेस नहीं देख पा रही हूँ। ओके ठीक है, रुको। बट ये एग्जाम्पल समझा सबको? कोई एक अनम्यूट करके बता सकता है मुझे? प्रोक्रेस्टिनेशन वाला एग्जाम्पल समझ पाए लोग? सॉरी मैम, नहीं समझ पाए, वापस बताओ। ऑलराइट, रुकिए, फिर से बता देते हैं। मुझे बताओ अभी कौन सी स्क्रीन दिख रही है आपको? हाइपोथेसिस वाली स्क्रीन दिख रही है? नहीं नहीं, वेरिएबल्स दिख रही है। अरे क्या हो रहा है? चलो एक काम करती हूँ, मैं ऐसे बता देती हूँ। अब हाइपोथेसिस दिख रहा है? यस मैम। यस यस हाँ, यस। चलो मैं ऐसे बता देती हूँ, शायद ये वाला दिख रहा है। आई डोंट नो व्हाई। इसमें मैं लिखूं कैसे? गिव मी अ मोमेंट। Just give me 1 moment, guys. मैं थोड़ा फिगर, 1 सेकेंड, ओके?
जी अब बताओ, सबको दिख रहा है व्हाट इज अ रिसर्च प्रॉब्लम? यस मैम। वेरी गुड, ठीक है ठीक है। चलो, रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है समझ में आ गया। तो हम क्या ले रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन को ले रहे हैं, और हम ये बोल रहे हैं प्रोक्रेस्टिनेशन इज किसी काम को टालना, जो हम सब करते हैं। हम क्यों करते हैं? तो हमने रिसर्च प्रॉब्लम ये बना दी, रिसर्च प्रॉब्लम हमने ये बना दी कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन fear of failure and procrastination। ये हमने स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम बनाई, ठीक है। फियर ऑफ फेलियर मतलब डर लगता है, ठीक है। डर लगता है, क्यों डर लग रहा है? कि अरे वो काम जो है हमारा जो करना है वो बहुत डिफिकल्ट होगा, काम जो हम करना चाह रहे हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। या फिर डर है कि फेल हो जाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो दैट इज फियर ऑफ फेलियर, जो प्रोक्रेस्टिनेशन में लीड करता है। इस पे रिसर्च भी है, ओके। अब लिटरेचर रिव्यू हमने कर लिया। वेरिएबल्स अब समझते हैं बिफोर वी अंडरस्टैंड हाइपोथेसिस। वेरिएबल्स होते हैं दो तरह के। मेरे एनोटेशंस दिख रहे हैं सबको, है ना, जो मैं लिख रही हूँ? ओके ग्रेट। तो दो तरह के मेन वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम आईवी बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल को हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। हमने क्या प्रॉब्लम ली है? प्रोक्रेस्टिनेशन, एंड हमने लिया है बिकॉज ऑफ फियर ऑफ फेलियर, ओके। तो अब मुझे बताओ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो चीज है, ठीक है, इट इज द कॉज। डिपेंडेंट वेरिएबल इफेक्ट है। यहाँ पे कॉज क्या होगा? प्रोक्रेस्टिनेशन क्या कॉज कर रहा है? फियर ऑफ फेलियर कॉज कर रहा है, डर लग रहा है इसलिए हम काम टाल रहे हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? प्रोक्रेस्टिनेशन है, डर लग रहा है इसलिए हम टाल रहे हैं। इंडिपेंडेंट वो वेरिएबल है जिसको हम मैन्युपुलेट करते हैं। मैन्युपुलेट करना मतलब क्या? हम इसमें चेंजेस करते हैं, हम इसको बढ़ाते हैं, हम इसको कम करते हैं, इसमें चेंजेस करते हैं, और उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या हमें आउटकम आ रहा है ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल, वो हम चेक करते हैं, ओके। तो डिपेंडेंट वेरिएबल पे हम क्या करते हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं इसको बढ़ाने, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बढ़ाने या घटाने से, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ऑल राइट, ये इतना समझ गए सब कि ये कॉज है। कॉज क्या है? फियर ऑफ फेलियर। इफेक्ट क्या है? प्रोक्रेस्टिनेशन। अब एक और आता है एक्सट्रेनियस वेरिएबल। एक्सट्रेनियस मतलब एक्स्ट्रा। एक्सट्रेनियस को हम कैसे याद करेंगे? एक्स्ट्रा, वो वेरिएबल जो हमें नहीं चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली, कभी कभी अच्छे होते हैं, बट मोस्टली ये एक्स्ट्रा वेरिएबल है, हमारे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल से आगे कुछ अलग, कुछ एक्स्ट्रा आ रहे हैं। अब एक्सट्रेनियस में तीन तरह के वेरिएबल होते हैं। अच्छा, वेरिएबल भी मैं समझा देती हूँ, एक सेकेंड, है ना। वेरिएबल होता क्या? एनीथिंग जिसमें जो डिफरेंट वैल्यूज ले सकता है, हम उसको मेजर कर सकते हैं, हम देख सकते हो कितना बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है, कितना क्या हो रहा है, एंड हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये डेफिनेशन पे इतना ध्यान नहीं, मैं ये समझाऊंगी तो डेफिनेशन अपने आप समझ में आ जाएगी। अब सबसे पहले हम आते हैं कंट्रोल वेरिएबल पे। कंट्रोल वेरिएबल वो सारे वेरिएबल हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के अलावा, मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन और फियर ऑफ फेलियर के अलावा, जो हमें कंट्रोल में करना है। जो क्योंकि अगर, अब मैं एग्जांपल देती हूँ, चलो कम से, है ना, एग्जांपल के थ्रू ही हम समझते हैं। कंट्रोल में समझो, मैं एक ले लेती हूँ कि मैंने जो स्टडी की उसमें मुझे कोई भी मेंटली या फिजिकली जो इल है वो लोग नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि फिर वहां पे तो ऐसा हो जाएगा, डर के अलावा भी दूसरे फैक्टर्स आ जाएंगे, तो हम उनको कैसे पढ़ेंगे? हमें तो सिर्फ फियर ऑफ फेलियर पढ़ना है, ये तो हमारा डेटा खराब कर देगा, तो इसको हमें हटाना है। फिर हम डाल देते एज। एज हम रख देते हैं चलो 20 to 35,
एज का एक कम फैक्टर रख देते हैं कि हमें समझो कि कॉलेज वाले बच्चों का ही हमें करना है, या 17 to 35 ले लो, है ना। फिर हम ले लेते हैं जेंडर, हम ले लेते हैं सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हम क्यों ले रहे हैं? सोशियो इकोनॉमिक हो सकता है क्योंकि कोई गरीब है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए वो नहीं कर पा रहे, नॉट बिकॉज ऑफ डर, बट बिकॉज कुछ एक्स्ट्रा कोई प्रॉब्लम्स है उनके इन्वायरमेंट में। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोल, ठीक है। आईक्यू भी ले सकते हैं कि हाँ हमें इसी आईक्यू के बीच में चाहिए, 100 से 120 के बीच में, ठीक है। आई थिंक इतने काफी है ना। एक और मैं ले सकती हूँ कि चलो बर्नआउट नहीं हो किसी को। बर्नआउट क्या होता है, हम बेसिक समझाते हैं, वो थक चुके हैं, वो अनमोटिवेटेड है, इसलिए वो काम टाल रहे हैं, ना कि बिकॉज उनको डर है, बट बिकॉज वो मोटिवेशन ही नहीं बना पा रहे कि उनको काम वो कर पाए। तो वो भी मुझे हटाना है। अब समझो कि इन कंट्रोल में से कोई एक फैक्टर, समझो बर्नआउट, ठीक है। बर्नआउट को हम कंट्रोल नहीं कर पाए तो क्या होगा, बर्नआउट बन जाएगा कंफाउंडिंग फैक्टर, कंफाउंडिंग वेरिएबल। कंफाउंडिंग वेरिएबल क्या होता है, कंफाउंड मतलब कंफ्यूज कर देना, वो हमारी स्टडी को कंफ्यूज कर देगा। कंफाउंडिंग वेरिएबल एक तरीके से इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है, जो फियर ऑफ फेलियर है, उसको इंपैक्ट करेगा। ओके, तो इसको भी हमें कंट्रोल में लाना है। इसको हमने कंट्रोल में नहीं लाया तो ये हमारी स्टडी को कंफ्यूजिंग बना देगा। तो दैट इज कंफाउंडिंग वेरिएबल। अब रुको मैं थोड़ा क्लीन कर देती हूँ इसको, ठीक है। फिर लास्ट में हम आएंगे इंटरवीनिंग वेरिएबल पे। इंटरवीनिंग वेरिएबल क्या होते हैं? इंटरवीनिंग वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं एक्चुअली, अगर वो हमारी स्टडी में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हम जब स्टडी डिफाइन करते हैं, हम जब रिसर्च प्रॉब्लम बनाते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, हाइपोथेसिस में समझाऊंगी, तो उसमें हम इसको इंक्लूड नहीं करते हैं, बट ये आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इंटरवीनिंग क्या है, समझो आई टेक मोटिवेशन ही ले लेते हैं, चलो, है ना, थोड़ा सिंपल हो जाएगा, या फिर सेल्फ एस्टीम ले लेते हैं, कुछ भी एक सिंपल एग्जांपल ले रही हूँ, या फिर मोमेंट, चलेगा ये वाला, मोटिवेशन ले लेते हैं कि समझो, नहीं मोटिवेशन नहीं लेते, कंफ्यूजिंग हो जाएगा, परफेक्शनिज्म ले लेते हैं, है ना, दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन। अब बहुत लोग डरते क्यों हैं कुछ टास्क करने से, फेल होने से क्यों डरते, क्योंकि उनमें परफेक्शनिज्म है, उनको हर चीज परफेक्ट करनी है, परफेक्ट करनी है इसलिए। तो ये इंटरवीनिंग वो है जो हमारे इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है यहाँ पे, क्या था हमारा इंडिपेंडेंट, फियर ऑफ फेलियर, उसको समझने में हमारी मदद कर रहा है। वो एक तरीके से एक एडिशनल एक्सप्लेनेशन है ऑफ व्हाई फियर ऑफ फेलियर इज हैपनिंग। तो इसको हम जनरली लिटरेचर रिव्यू में लिखते हैं, है ना, जब हम समरी बनाते हैं लास्ट में भी लिखते हैं ना, एक समरी स्टडी जब हमारी हो जाती है उसमें ही हम लिख देते हैं, ठीक है। क्या गया समझ में? नाउ वी विल कम टू हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत स्टूडेंट्स इससे डरते भी हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको हम एकदम सिंपल ये सेम एग्जांपल से समझेंगे, ओके, कि हाइपोथेसिस होती क्या है ना। हाइपोथेसिस समझो हमने एक प्रॉब्लम बनाया, हमने प्रॉब्लम क्या बनाया, प्रोक्रेस्टिनेशन का, है ना, प्रोक्रेस्टिनेशन, वो पूरा मैं नहीं लिखूंगी, वो टाइम लगेगा, प्रॉब्लम बनाया। तो एक तरीके से एक पॉसिबल आंसर टू आवर प्रॉब्लम इज आवर हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, उसको हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। हाइपोथेसिस ये होता है प्लूरल, ठीक है, अगर ज्यादा हो तो ये प्लूरल होता है, ओके। अब ये ऐसा कोई स्टेटमेंट होना चाहिए जिसको हम टेस्ट कर पाए। हमारा रिसर्च प्रॉब्लम हम क्वेश्चन मार्क बना के करते हैं, हमारा हाइपोथेसिस हम क्वेश्चन मार्क के फॉर्मेट में नहीं लिखते, हम इसे स्टेटमेंट के फॉर्मेट में लिखते हैं। हमें प्रोक्रेस्टिनेशन वाला हाइपोथेसिस कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे, पहले मैं बता,
नल हाइपोथेसिस उसके हिसाब से हमने लिखा दैट फियर ऑफ फेलियर impacts प्रोक्रेस्टिनेशन। फियर ऑफ फेलियर का प्रोक्रेस्टिनेशन पे इम्पैक्ट है। हाइपोथेसिस क्या कर रहा है, वो ऐसा कोई स्टेटमेंट है जिसको हमें टेस्ट करना, प्रूव करने की कोशिश करनी है, ठीक है, ताकि हमारे रिसर्च की प्रॉब्लम का हम आंसर दे पाए। ओके, अब हमें बताती हूँ नल हाइपोथेसिस क्या होती है, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होती है। ठीक है, ये हो गया हाइपोथेसिस। फर्स्ट इसमें होता है नल हाइपोथेसिस, इसको हम H0, नल मतलब जीरो, एब्सेंस, तो हम इसको लिखते हैं H0, H0 भी बोलते हैं, ठीक है, नल हाइपोथेसिस H0। यहां पे हम बोलेंगे, हम बोलेंगे जो हमारा IV है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और DV जो है डिपेंडेंट वेरिएबल। IV क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्या है, फियर ऑफ फेलियर, जो कॉज है हमारा। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है हमारा, प्रोक्रेस्टिनेशन। हम इसमें बोलेंगे कि इनमें कोई रिलेशनशिप नहीं है, नो रिलेशनशिप, नो इम्पैक्ट, ठीक है। तो जब हम कोई स्टडी करते हैं, हमारा रिसर्च का गोल ये होता है कि ये नल हाइपोथेसिस को हमें रॉन्ग प्रूव करना है। वी वांट टू प्रूव द नल हाइपोथेसिस रॉन्ग। ओके, अब आते हैं हम ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस पे। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम H1 लिखते हैं। वो एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। अगर एक से ज्यादा है तो दूसरी को H2, H3 ऐसे करके लिखेंगे। आज एग्जाम्पल को हम सिंपल रखेंगे तो हम एक ही ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस लेंगे। ओके, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हम ये लेंगे, देयर फियर ऑफ फेलियर impacts प्रोक्रेस्टिनेशन, ठीक है। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव में क्या होगा, अगर मैं बोलूं कि फियर ऑफ फेलियर इंक्रीजेस प्रोक्रेस्टिनेशन, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप मैं बना रही हूं कि फियर ऑफ फेलियर अगर बढ़ा, प्रोक्रेस्टिनेशन भी बढ़ेगा उसी डायरेक्शन में। नेगेटिव में अगर मैं बोलूं फियर ऑफ फेलियर अगर बढ़ा तो प्रोक्रेस्टिनेशन कम हो रहा है। ओके, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके, अब हम समझते हैं ऑल्टरनेट के टाइप्स। रुको, अब ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में दो तरह के हाइपोथेसिस होते हैं, वन टेल्ड, टू टेल्ड, या फिर डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल। अब इसको भी हम एकदम सिंपल सेम एग्जांपल से समझेंगे। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, ओके, चलो, एक हमने ले लिया वन टेल्ड, एक हमने ले लिया टू टेल्ड। वन टेल्ड होता है डायरेक्शनल, टू टेल्ड होता है नॉन डायरेक्शनल। अच्छा, अब ये वर्ड में ही हिंट है कि इनका मीनिंग क्या है। डायरेक्शनल मतलब किसी डायरेक्शन में, किसी पाथ को फॉलो कर रहा है। नॉन डायरेक्शन में ऊपर या नीचे कुछ भी हो सकता है। चलो एग्जांपल देते हैं सेम वाला। इसमें मैं बोलूं कि फियर ऑफ फेलियर इंक्रीजेस प्रोक्रेस्टिनेशन, हमें डर लगता है इसलिए हम काम को टाल रहे हैं। तो यहां पे
हमको प्रूव करना पड़ेगा हमारी स्टडी में कि फियर ऑफ फेलियर जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो प्रोक्रेस्टिनेशन को बढ़ा रहा है, हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को बढ़ा रहा है। नॉन डायरेक्शनल में मैं बताती हूँ, अगर मैंने लिखा फियर ऑफ फेलियर impacts or affects procrastination. ओके अब यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है किसी को? डिफरेंस यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हम इंक्रीज या डिक्रीज बता रहे हैं, यहाँ पे डिक्रीज भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि हमें मतलब यहाँ फर्क नहीं पड़ता कि वो इंक्रीज हो वो डिक्रीज हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे हमको एग्जैक्टली यही प्रूव करना पड़ेगा, वो डायरेक्शन में ही जो मूवमेंट है हमको वो ही प्रूव करना पड़ेगा कि इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे ऐसा कोई हम पे जोर नहीं है। यहाँ पे अगर हम बस हमारी नल हाइपोथेसिस क्या थी कि कोई रिलेशनशिप नहीं है, नो रिलेशनशिप, अगर बस हमने इसको रॉन्ग प्रूव कर दिया तो हमारा नॉन डायरेक्शनल ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस प्रूव हो जाएगा। लेकिन क्या अगर हमने बस नल हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव कर दिया तो क्या हमारा डायरेक्शनल ये जो है ये प्रूव होगा? नहीं, यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा काम है, हमको इंक्रीज भी बताना है, हमें बताना है कि इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से। तो दैट इज वन टेल्ड या डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। ठीक है, अब लेट्स अंडरस्टैंड बेसिक में रिसर्च डिजाइन, एकदम शॉर्ट में। गिव मी अ मोमेंट प्लीज। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? नो मैम। नहीं है ना, समझ में आ गया? वेरी गुड। एकदम बेसिक रखना है, जितना बेसिक रखेंगे उतना बढ़िया समझ में आएगा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, हमने क्या क्या सीख लिया? प्रॉब्लम कैसे हम फॉर्मुलेट करते हैं हमने सीख लिया। हमने एक जनरल प्रोक्रेस्टिनेशन के प्रॉब्लम से स्टार्ट किया था, हमने उसको स्पेसिफिक बना दिया कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ फियर ऑफ फेलियर ऑन रिसर्च प्रॉब्लम। फिर हमने देख लिया लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, पुराना लिटरेचर। अब मैं इसमें लिटरेचर रिव्यू के भी एग्जांपल दे सकती हूँ, पर वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा समझने में। वहाँ पे हम मोटिवेशनल थियरीज देख सकते हैं, बहुत कुछ देख सकते हैं। पुराना रिसर्च देखना उसमें क्या है और गैप आइडेंटिफाई करना है। मेन इसका पर्पस होता है गैप आइडेंटिफाई करना। क्या हो गया? अच्छा, मेन यहाँ पे गैप होता है। हाइपोथेसिस हमने समझ लिया, वेरिएबल हम समझ गए, अब आता है रिसर्च डिजाइन। ये मैं एकदम शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि ये आगे जाके भी पढ़ाया जाएगा डिटेल में। रिसर्च डिजाइन क्या होता है? रिसर्च डिजाइन हमारा होता है ब्लूप्रिंट, एक प्लान। ठीक है, एक प्लान है। यहाँ पे हम क्या क्या हम देखेंगे कि स्टडी किस बारे में है, क्यों वो स्टडी बना रहे हैं, वो स्टडी कैसे कैरी आउट होगी, क्या हम डेटा यूज करेंगे, क्या टेक्निक्स यूज करेंगे, सैंपल क्या होगा। सैंपल बेसिक में बता देती हूँ, है ना, ताकि आगे जाके समझ में आए। सैंपल होता है कि समझो प्रोक्रेस्टिनेशन कैसी प्रॉब्लम है। आज अगर मैं पूछूं ऑनलाइन इंटरनेट पे कि किस किस को प्रोक्रेस्टिनेट, ट्विटर पे समझो एक ट्वीट डाला कि बताओ किस किस को प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम है, तो आई विल गेट अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्स। हो सकता है मेरे को 10,000 रिस्पॉन्स आ जाए। सबने बोला हाँ मुझे तो तकलीफ है। अब मुझे इसको और स्पेसिफिक बनाना है। वो 10,000 लोग है, अब 10,000 लोगों को तो मैं टच नहीं कर सकती, तो मैं इसको छोटा करके समझो 1000, 500, 200। तो ये हमने बेसिकली एक सैंपल बनाया है। ठीक है, तो ये एकदम शॉर्ट में मैंने सैंपल बताया, आगे जाके आप सीखोगे ये, बट ये सैंपल होता है। तो ये हम रिसर्च डिजाइन में डिसाइड करते हैं कि किस तरह की सैम्पलिंग हमको करनी। सैम्पलिंग के बहुत तरीके होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट आता है कॉस्ट क्या होगा, टाइम क्या होगा। आज जब हम पीएचडी में या फिर इवन ड्यूरिंग अ बैचलर्स या मास्टर्स जब हम कोई रिसर्च स्टडी पकड़ते हैं तो वहां पे हमें एक टाइमलाइन दी जाती है ना कि अच्छा आपको 4 महीने में, अच्छा आपको 6 महीने में करना है।
तो उस टाइम पे भी डिपेंड करेगा कि आप रिसर्च को कितने डिटेल में करेंगे, उस पर कितना टाइम स्पेंड कर पाएंगे और आपके पास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है। आज अगर आपके पास नहीं है एक्सेस कि आप ना राजस्थान के हर स्कूल में जाएं और हर बच्चे को पूछे कि वो प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं, वहां पे आप अपना सर्वे डालें, आपके पास वो नहीं है रिसोर्सेज, तो आप नहीं कर पाएंगे ना। तो हम बोल देंगे चलो मुझे बस MLSU में करना है, समझो MLSU को मैंने एग्जाम्पल बना, या फिर उदयपुर में जो जो कॉलेजेस हैं उधर मैं अपना सर्वे डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी, ठीक है, वो हो जाएगा। तो ये एसेंशियली रिसर्च डिजाइन होती है, एक तरह का प्लान होता है कि हमको कैसे क्या करना है, और वो डिसाइड करेगा, हमको एक पाथ देगा, एक रास्ता बताएगा कि हमको रिसर्च करनी कैसे है, क्या टेक्निक्स यूज करनी, क्या टूल्स यूज करने हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। ऑलराइट, ये हमने समझा। ओके, एनी डाउट्स? आई थिंक टाइम है थोड़ा, किसी को किसी इनमें से किसी में कुछ डाउट्स हो रहे तो मुझे बता सकते हैं, वरना मैं एक छोटा कॉन्सेप्ट बता दूंगी, कल मैंने थोड़ा उसको मिस रिप्रेजेंट कर दिया था, तो आई जस्ट एक्सप्लेन। सर एक, जी सर, ओके ठीक है, ओके। मैं एक छोटा एक चीज मैंने कल थोड़ी गलत बता दी थी, तो मैं वो आई जस्ट एक्सप्लेन दैट, गिव मी अ मोमेंट। ठीक है, मैंने कल एक एग्जाम्पल दिया था क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव में, बहुत शॉर्ट है ये, बट ये समझ जाओगे तो रिसर्च का काफी एक आइडिया लग जाता है कि वो कैसे होती है। ओके, नाउ कल मैंने एक इंडक्टिव और डिडक्टिव बताया था रीजनिंग। मैंने कल मिस्टेकली बोलते समय, लिखा तो सही था प्रेजेंटेशन में, बोलते समय बोल दिया था कि मैंने उल्टा बता दिया था, तो अब मैं सही बता देती हूँ। इंडक्टिव में हम क्या करते हैं, एक कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम लेते हैं, इंडक्टिव होती है क्वालिटेटिव बाय द वे, हमने कल पढ़ी थी। स्पेसिफिक एक बड़ी एक छोटी प्रॉब्लम लेते हैं और उसको जनरलाइज कर देते हैं, तो एक ट्राइंगल ऐसा, एक सीधा ट्राइंगल की तरह हम इंडक्टिव को समझ सकते हैं, स्पेसिफिक तो हम जनरल मूव कर रहे हैं। ओके, हम इंड्यूस कर रहे हैं कुछ। डिडक्टिव में उल्टा होता है, ये क्वांटिटेटिव होता है। ओके, क्वांटिटेटिव में हम जनरल से कोई एक बड़ी प्रॉब्लम जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन जो सबको अफेक्ट करता है, उससे हम एक स्पेसिफिक उल्टा इन्वर्टेड ट्राइंगल, माय ड्राइंग इज बैड, जस्ट एक्सक्यूज मी, स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे आ रहे हैं कि यहाँ पे हम फियर ऑफ फेलियर क्या उसको इम्पैक्ट करता है, वो हम समझने की कोशिश करें। तो ये क्वांटिटेटिव जिसमें डिडक्टिव रीजनिंग होती है, ये होता है। आई जस्ट वांटेड टू करेक्ट दैट, कल मैंने बोलते समय गलती कर दी थी वो। अब एक मैं और शॉर्ट चीज बता देती हूँ, ये जो होता है रिसर्च डिजाइन हमने समझ लिया, चलो हमने प्रोक्रेस्टिनेशन, हमने वेरिएबल सेट कर दिए, हमने रिसर्च डिजाइन बना दी, फिर हम डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, सर्वे के थ्रू, क्वेश्चनएयर के थ्रू, है ना। सर्वे क्या होता है, हम सवाल पूछते हैं, एक शीट बनाते हैं, उसमें सवाल पूछते हैं हम, क्वेश्चनएयर सिमिलर होता है, उसमें हम पूछेंगे क्या आप जब कोई क्या आप काम टालते हैं, यस नो, है ना, वो बताएंगे। फिर बोलेंगे कि काम आप क्यों टालते, मतलब ऐसे बहुत सारा सवाल बना सकते हैं, डेटा हम कलेक्ट करेंगे। जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे अलग 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 रिस्पॉन्सेज आते हैं हमको, ठीक है, बहुत अलग अलग रिस्पॉन्सेज आते हैं, उसको हमें क्लीन अप करना पड़ता है, उसको हमें समराइज करना पड़ता है, ठीक है, टू क्लीन दैट डेटा ताकि वो हमें समझ में आए। तो हम एक बहुत बार हम टैब्यूलर फॉर्मेट में करते हैं उसको, या तो ग्राफिकल फॉर्मेट में करते हैं, ठीक है। टैब्यूलर में जनरली लोग एक्सेल पे करते हैं, ऐसे एक टेबल बनता है, उसमें ग्राफ ऐसे होता है। ओके, हम इसको डेटा को क्लीन अप करेंगे, उसको समराइज करेंगे। जब तक ये आपके पास आपने डेटा कलेक्ट कर दिया बट आपने उसको टेबल में नहीं डाला, उसको ग्राफ में नहीं रिप्रेजेंट किया, तब तक आप वो डेटा को एनालाइज नहीं कर सकते हो। जैसे ही आपने वो टेबल में डाला, देन यू कैन डू योर एनालिसिस।
एनालाइजिंग में क्या होता है, हमें एक रिलेशनशिप मेजर कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, जनरली मेजर होता है, ओके हम उसको मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेजर कैसे करेंगे, उसमें अलग अलग तरीके होते हैं जो आप आगे पढ़ेंगे। रिग्रेशन होता है, कोरिलेशन होता है कि ये बढ़ा तो ये बढ़ा, ये बढ़ा ये कम हुआ, ये हम एनालाइज कर रहे हैं डेटा, ये होता है। और बढ़ा भी तो कितना बढ़ा, कहीं तो 10% ही बढ़ रहा है, कहीं 50% बढ़ रहा है, वो एनालिसिस ऑफ डेटा होता है। और लास्ट में होता है आप एक रिपोर्ट बना रहे हैं, आप उसको लिख रहे हैं, जब तक आप उसको लिखेंगे नहीं, पूरा एक फॉर्मेट होता है रिपोर्ट बनाने का भी रिसर्च में, वो रिपोर्ट पूरी बनती है। ऑलराइट, जस्ट ठीक है, let me just see if there's anything else I want to cover. ठीक है, एक मुझे एक पॉइंट बोल देती हूँ शॉर्ट सा लिटरेचर रिव्यू पे, कि जो लिटरेचर रिव्यू होता है ना, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है एक तरीके से, या फिर ओवरलैपिंग, नॉट कंटिन्यूअस बट एक ओवरलैपिंग प्रोसेस होता है इन जनरल। इवन जो रिसर्च का प्रोसेस होता है बहुत सारे स्टेप्स ओवरलैपिंग होते हैं, हम पढ़ते समय तो हम एक अलग बता देते हैं, बट ऐसा बहुत बार नहीं होता। ओके, वन सेकंड, इसमें माउस नहीं वर्किंग। यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू में हो सकता है आप स्टार्टिंग में भी एक लिटरेचर रिव्यू करें, रिसर्च प्रॉब्लम बनाने से पहले। हमने किया था, हमने देखा क्या क्या रिसर्च अवेलेबल है, हमने प्रॉब्लम बना दी, ठीक है, उसके बाद हम फिर से लिटरेचर रिव्यू करें ऑन द प्रॉब्लम। हम फियर ऑफ फेलियर, जैसे यहाँ पे तो बहुत सारा था, यहाँ पे हमने एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम ढूंढ ली, फियर ऑफ फेलियर और प्रोक्रेस्टिनेशन, तब स्पेसिफिकली इस पे अलग अलग जो थियोरीज अवेलेबल है, अलग अलग पब्लिकेशंस अवेलेबल है, वो हम सर्च करेंगे गूगल स्कॉलर पे, ठीक है, या फिर पब्लिकेशंस में पब्लिश जो होती है, कॉन्फ्रेंसेस में अगर कोई पेपर प्रेजेंट हुए हैं, ठीक है, या फिर अनपब्लिश्ड भी देख सकते हैं आप। इनफैक्ट अनपब्लिश्ड रिपोर्ट्स भी देखी जाती है, और भी होता है, आप अपने टीचर्स, आप एक्सपर्ट्स के पास जा सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, उनसे समझ सकते हैं क्या इश्यू है, और फिर एक फ्रेमवर्क बनाएंगे। ओके, तो ये मैंने क्लियर आउट कर दिया। ऑल राइट, ठीक है, आई थिंक सो ऑन माई एंड दैट्स इट।
Yes, sir. Thank you, Thank you, sir. everyone. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Jai Ho, thank you. Thank you. Thank you, Janvi ma'am. Thank you, everyone, and welcome. Will you send your notes, ma'am? Yes, I'll be sending the notes, and I'll be sending them in both English and Hindi, जो मैंने Google से translate करके डाला हुआ है. Okay, No, I'll be ma'am. sending It's both. okay with English. Will you No, please? because there are students here who Okay, okay, speak in Hindi also, so I'll send it. Don't worry. okay. मैं सर्वर Thank फाइल you. शेयर कर दूंगी तो वो डाल देंगे. Okay? Thank you. Okay. You're welcome. Thank you, sir. गुड आफ्टरनून डॉक्टर अजय. मुझे ही बहुत अच्छा लगता है सबको देख के. पुरानी वो हमारे स्टूडेंट टाइम की याद आ जाती है. या वी हैड अ नाइस ग्रुप, तो सारा वो याद आ जाता है. इसलिए मैं हमेशा ज्वाइन कर लेती हूँ जो भी उदयपुर में कुछ भी कॉन्फ्रेंस कुछ भी हो रही होती है. या श्योर श्योर. इट वाज Good नाइस afternoon, लेक्चर ma'am. जानवी. इट वाज नाइस. Thank you so much, ma'am. Thank you. ओके. मंगल हो ये रे, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो ये रे. जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल हो ये रे. जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल हो ये रे. पाला
अंतर्मन